नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। पड़ोसी पाकिस्तान अपनी जनता की भलाई और देश के विकास में पूरी तरह से कभी ध्यान नहीं दे पाया, बल्कि उसका ध्यान आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने में ज्यादा रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत को ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठाना पड़ा और इसमें पाकिस्तान की बड़ी तबाही हुई। पाकिस्तान के टॉप लीडरशिप में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कितना डर था, इसे समझने की जरूरत है। अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुद कबूल किया कि भारतीय कार्रवाई के दौरान उन्हें बंकर में शरण लेने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि भारतीय हमलों के समय उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिए बंकर में जाने की सलाह दी थी। भारत के सिंधु जल संधि सस्पेंड करने से पाकिस्तान बुरी तरीके से छटपटाया। वो भारत के खिलाफ यूएनएससी पहुंच गया और चिट्ठी लिखकर भारत की शिकायत भी की। बात इतनी नहीं कि पाकिस्तान के ताकतवर इंसान कहे जाने वाले मुनीर की बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठने की तस्वीर सामने आई है। इसको लेकर लोग मुनीर का मजाक उड़ा रहे हैं। इधर पूर्व पीएम इमरान खान जेल में है, लेकिन मुनीर उनसे डरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि इमरान खान के करीबी सहयोगी मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनके घर के पास नकाबपोश हमलावरों ने जानलेवा हमला किया। इमरान की पार्टी पीटीआई ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे सुनियोजित हमला करार दिया। दूसरी खबर समझिए। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे। वो एयरपोर्ट पर ही शहबाज से मिले और इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया। एक टीवी कार्यक्रम में पाकिस्तानी सरकार के मंत्री ने खुद माना कि यूएई के राष्ट्रपति कुछ देर नेताओं से बातचीत के बाद निजी कार्यक्रम पर निकल गए। बाकी बलूचिस्तान, खैबर सिंधु, पीओके की अशांति आपको पता ही है। पाकिस्तान की तंगहाली किसी से छिपी नहीं है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान हर तरफ से घिरा हुआ नजर आ रहा है। आप रिपोर्ट देखिए। भारत का प्रहार छटपटाया पाकिस्तान, भारत से टकराया पाकिस्तान पछताया। ऑपरेशन सिंदूर बंकर में पाक कैबिनेट, पाक की इंटरनेशनल बेइज्जती, बड़ा कबूलनामा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की सियासी और सैन्य नेतृत्व पूरी तरह हिल गया। खुद राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने कबूल किया है कि भारतीय कार्रवाई के दौरान उन्हें बंकर में शरण लेने की सलाह दी गई थी। शनिवार को एक कार्यक्रम में जरदारी ने स्वीकार किया कि भारत की कार्रवाई के दौरान पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व में डर का माहौल था। उन्होंने कहा कि भारतीय हमलों के समय उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने उन्हें सुरक्षा के लिए बंकर में जाने की सलाह दी थी। हालांकि इसके लिए उन्होंने मना कर दिया। इस बयान के जरिए यह साफ हो गया कि भारत की जवाबी कार्रवाई इतनी गंभीर थी कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक को सुरक्षित ठिकाने में जाने की सलाह दी गई। इधर ही है, इसने आके मुझे कहा कि सर वो जंग शुरू हो गई है। ये वैसे तो मैंने उसको 4 दिन पहले बोला था कि जंग होने वाली है, मगर उसने मुझे आके कहा कि सर वो बंकर में चले। मैंने कहा शहादत आनी है तो यहाँ ही आएगी, बंकरों में नहीं मरते लीडर। दूसरी खबर भी समझिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर के बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठने की तस्वीर सामने आई है। यह तस्वीर यूके में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन में मुनीर को धमकी के बाद चर्चा में है। यह मुनीर का भारत से खौफ भी बताया जा रहा है। इधर पाकिस्तान की सरकार ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर के खिलाफ ब्रिटेन में हुए प्रदर्शनों पर चिंता जाहिर की है। खास तौर से एक महिला के मुनीर को मारने की धमकी को लेकर बात हुई है। पाकिस्तान सरकार ने इस पर एक्टिंग ब्रिटिश हाई कमिश्नर से कार्रवाई की मांग की है। आसिम मुनीर की यह तस्वीर उनके ऑफिस की लग रही है। इसमें मुनीर के सामने शीशा साफ नजर आ रहा है। हालांकि यह बुलेट प्रूफ शीशा है, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर मुनीर का खूब मजाक उड़ रहा है। दूसरी तरफ मुनीर एक वीडियो से भड़क गए हैं। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के करीबी सहयोगी और पूर्व जवाबदेही सलाहकार
मिर्जा शहजाद अकबर पर ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनके घर के पास नकाबपोश हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में अकबर के चेहरे पर कई मुक्के मारे गए, जिससे उनकी नाक 2 जगहों से टूट गई और जबड़े में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और इसे सुनियोजित हमला करार दिया है। आसिम मुनीर ने पिछले 3.5 साल पाकिस्तान का निजाम डर और खौफ से चलाने की कोशिश की। हमारे घरों के ऊपर हमला किया, हमारे प्यारों को उठाया, हमें उठाया, हमारे लीडरों को उठाया, हमारी खवातीन को उठाया, हर तरह का जुल्म किया कि हमारे अंदर डर और खौफ बैठ जाए। अगर वो कामयाब होता तो आज हम लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद ना होते। अगर वो कामयाब होता और उसका डर और खौफ फैल जाता तो पाकिस्तान में अडयाला के बाहर इमरान खान की 3 बहनें, शौकत खानम की बेटियां ना बैठी होती। इसका मतलब है वो नाकाम हो गया। अब मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि डर और खौफ किस में फैला है? डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है, बुलेट प्रूफ वाली। तो आप देख लो कि तोपे, गोलियां, खाले सब कुछ होने के बावजूद डर और खौफ इतना है कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों की आवाज उन ऐवानों तक ना पहुंच जाए जहां ये आप ही के टैक्स के पैसों के लाखों डॉलर खर्च करके अपने लिए लॉबिंग कराता है। इधर पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती की भी खबर है। एयरपोर्ट पर ही शहबाज से मिले यूएई के राष्ट्रपति, उन्होंने इस्लामाबाद आने से इनकार कर दिया। बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान शुक्रवार को पाकिस्तान पहुंचे थे। इस दौरान उनका आर्मी चीफ आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार ने रावलपिंडी के एयरपोर्ट पर स्वागत किया। इसे संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति की पाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा बताया गया और काफी हलचल देखी गई। हालांकि अब इस यात्रा से जुड़ी जो चीजें सामने आई हैं, वो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का सबब बन रही हैं। यूएई के प्रेसिडेंट ने इस्लामाबाद आने से ही इनकार कर दिया। एक टीवी कार्यक्रम में पाकिस्तानी सरकार के मंत्री ने खुद माना है कि यूएई के राष्ट्रपति कुछ देर नेताओं से बातचीत के बाद निजी कार्यक्रम पर निकल गए। शेख जायद बिन नहयान ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे आए और वहीं से वापस चले गए या इस्लामाबाद के अंदर भी तशरीफ लाए हैं? जी, वो आए, एयरपोर्ट पर आए, उनकी मुलाकात हुई क्योंकि उनका जो विजिट 1 रोजा ही था और इसके बाद वो इस्लामाबाद में आने के बाद यहाँ से फिर रहीमयार खान रवाना हो गए जहाँ पर उनका निजी दौरा। अगली खबर भी समझिए। भारत के सिंधु जल संधि सस्पेंड करने से पाकिस्तान बुरी तरह से छटपटा रहा है। पाकिस्तान भारत के खिलाफ यूएनएससी पहुंच गया है और चिट्ठी लिखकर भारत की शिकायत की है। सिंधु जल संधि को सस्पेंड करने के बाद भारत जम्मू कश्मीर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए तेजी से काम कर रहा है। इसके लिए क्लियरेंस जल्दी दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ अभियान तेज करने में लगा है। पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक चिट्ठी लिखकर भारत पर सिंधु जल संधि को रोककर पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर पाकिस्तान के दिन कहीं से अच्छे नहीं लग रहे हैं। हर मोर्चे पर वह परेशान दिख रहा है और ऑपरेशन सिंदूर ने तो उसको ऐसा सबक सिखाया है कि उसका लंबे समय तक संभलना बेहद मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने खास रिपोर्ट ये देखी और इस बीच इस विषय पर बातचीत करने के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ हसम दुर्रानी जी जुड़े हैं जो कि पत्रकार हैं पाकिस्तान से। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। हसम जी, मैं इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे ही करना चाहूंगा, जहां एक और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इसको लेकर कई सारी बयानबाजियां जो है पूरे वैश्विक पटल पर देखने को मिली। पाकिस्तान की तरफ से अलग दावे किए गए कि कोई भी हमला नहीं हुआ, लेकिन अब जिस तरीके से पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान सामने आया, उससे तो यह साफ नजर आता है कि हमले हुए थे, मिसाइलें आई थी। हसम जी, आपका डिवाइस म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कर लें।
मैं अभिषेक, सबसे पहले तो ये है कि आपको बहुत दिनों के बाद देखा, बड़े हैंडसम लग रहे हैं आपका, तो थैंक यू। अच्छी अच्छी बात है, बड़े दिनों बाद आपको देखा। हाँ, दूसरी बात आपने बात की है कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि जो है ऑपरेशन सिंदूर में किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ। ये कि आपको किसने कहा है कि पाकिस्तान की जानब से किसी ने नहीं कहा कि भारत ने जो है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में या अप्रैल के महीने से लेके और 9 और 10 मई की या 11-12 मई की रात तक, दरमियानी रात तक जो है वो कोई हमला नहीं किया? ये किसने आपको कह दिया? ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत ने तो पूरा हमला किया, उनका बनता था, उन्होंने हमला किया, हमने डिफेंड करना था, हमने डिफेंड किया। अब अगर आपका अब यहाँ पे डिबेट ये बनती है, और मेरे ख्याल में वो इस हमारा मौजू नहीं है कि आप उसके अंदर कितने कामयाब हुए हमला करने में, और हम उसको डिफेंड करने में कितने कामयाब हुए। ये तो बात की बात है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात यह है कि आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से भी ऐसी बात हुई। देखिए, 2 दिन पहले की गुजरे 2 दिन पहले की बात है कि आप ही के चैनल के ऊपर एक, सॉरी आपका चैनल नहीं है, आपका हम नाम एक नया चैनल है, तो वो वहाँ पे एक डिबेट हो रही थी। वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो है ना वो इसकी जो है वो बिल्कुल उन्होंने कहा कि जी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था बिल्कुल दुरुस्त हुआ था। तो मैंने उस वक्त आपके जो प्रोग्राम के जो एंकर थी, खातून जो थी, उनको मैंने बात कही थी कि मोहतरमा, आप अपनी मर्जी का बयान को जिस मर्जी ट्विस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो बयान उनका नहीं है। बल्कि उससे एक दिन पहले की बात है कि मेरे ही प्रोग्राम के अंदर बतौर एंकर जो मैं प्रोग्राम करता हूँ या पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर, JUI के एक जो लीडर कह लें या उनका रहनुमा कह लें, वो मेरे प्रोग्राम के अंदर शामिल थे और उन्होंने कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया था। उसके बाद फजलुर रहमान साहब के जो पर्सनल जो सेक्रेटरी कह लें या उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी हैं, मेरी उनसे बात हुई थी और टेलीफोन के ऊपर मैंने जब उनसे ये बात दोबारा मेरा क्वेश्चन जब मैंने उनको राइज किया तो उन्होंने कहा था कि ऐसा, उन्होंने भी कैटेगोरिकली इस बात को डिनाई किया। और बल्कि उन्होंने मुझे ये कहा कि यार दुरानी, तुम मौलाना को बहुत अच्छी तरह जानते हो, मौलाना इस तरह का बयान कभी नहीं देंगे। लेकिन बात यह है कि अब यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं, जैसे आपकी रिपोर्ट के अंदर भी बात आ रही है, बाकी चीज़ों के अंदर भी बात आ रही है कि अपना, और ख़ासतौर पे शहजाद अकबर साहब की आप बार बार वीडियो चला रहे थे और ये कहा जा रहा था कि जी वो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब जो है वो इस वक्त डर गए हैं, वो छुप गए हैं, वो वेस्ट पहन के फिरते हैं। तो शहजाद अकबर साहब को मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहूँगा, सबसे पहले तो ये बात कहूँगा कि उनको जो कत्ल की धमकियां दी जा रही हैं, तो सबसे पहली जो धमकी जो आई थी वो भारत के पार्लियामेंट के अंदर आपके जो सिटिंग एक लीडर है, अपना जो CM है, उन्होंने धमकी दी, ठीक है, उनका बनता है। उसके बाद अफगानिस्तान से धमकी आई, उनका भी बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज कह लें या PTI तहरीक इंसाफ के वो लोग जो कि इस वक्त नाला हैं कि उनके मुर्शिद आला जो है इमरान अहमद खान यानी साहब, जो कि जेल में अंदर मौजूद है, और ये समझ रहे कि उन्होंने किसी किस्म का गुनाह नहीं किया, वो मासूम है, फरिश्ते हैं, वो किसी भगवान का अवतार है, वो कोई गलती कर नहीं सकते। तो लिहाजा वो सारे का सारा गुस्सा जो है सैयद आसिम मुनीर पे उतार रहे हैं। अब यहाँ पे ना मैं भारत को एक मैं शाबाश दूंगा कि योगी साहब ने जो बयान दिया, भारत उस पर कायम है। अफगानिस्तान से जो बयान आया, अफगानिस्तान उसके ऊपर कायम है, यानी कि वो जो डेथ थ्रेट जो उन्होंने दी है। लेकिन तहरीक इंसाफ की जानब से, शहजाद अकबर साहब की पार्टी की जानब से उस खातून को या उन तकरीर करने वाले लोगों को डिसऑन कर दिया गया कि ये हमारी पार्टी के है ही नहीं। भाई अगर वो आपकी पार्टी की नहीं है तो आपके जलसे के अंदर या आपकी प्रोग्रेशन के अंदर किस तरह वो माइक लेकर तकरीर करना शुरू कर दे? पहली बात तो ये है ना। दूसरी बात ये है कि उनको शहजाद अकबर से मुझे हंसी आ रही है, शहजाद अकबर साहब को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के कपड़ों के अंदर पहनी हुई बुलेट प्रूफ जैकेट तो नजर आ रही है, लेकिन उनके जो महात्मा काले रंग का कूड़े का डब्बा, कूड़े का ड्रम अपने सर पे रख के फिरता होता था, वो उनको किसी को नजर नहीं आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां सबसे ज्यादा किसको अजीज थी, ये आप इसको देख लें। और तीसरी बात ये थी कि मुझे जो आपने चीजें भेजी थी उसके अंदर ये लिखा था कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ के तकरीर कर रहे थे। तो बात ये है कि ये एक SOPs होते हैं, वो जगह जगह पर डिपेंड करते हैं। अगर तो ऐसी बात है, अव्वल तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन अगर जब मैं देखूंगा तो मैं फिर उसके ऊपर किसी किस्म का कमेंट कर सकूंगा। लेकिन जो 2-3 चीजें आपने मुझसे पूछी हैं वो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। बाकी जो बुलेट ग्लास की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वो मुझे नजर नहीं आई, मेरी निगाह से गुजरा नहीं है, लिहाजा मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। चलिए ठीक है सर, लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन इस बीच में प्रफुल्ल बख्शी जी का रुख करूंगा। बख्शी साहब, जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आया, यहाँ पर हमने हसम जी को भी सुना, जाहिर तौर पर पाकिस्तान से हसम जी ताल्लुक रखते हैं, वहाँ के नागरिक है, सम्मानीय नागरिक है वहाँ पर, तो पाकिस्तान
की ही बात करेंगे, लेकिन प्रफुल्ल बख्शी जी, जिस तरीके से पूरी स्ट्राइक ये देखने को मिली थी, दावे भले कितने किए जाए, लेकिन जो आफ्टर इमेजेस निकलकर सामने आई वो साफ तौर पर बताती हैं कि कितना कोलैप्स जो है पाकिस्तान के अंदर हुआ। अभिषेक, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो पाकिस्तान को भी पता है, अमेरिका को भी पता है और इंडिया को भी पता है कि 9 बेसिस, टेररिस्ट बेसिस एंड मिलिट्री बेसिस के ऊपर जितना नुकसान हुआ, जैसे नूर खां के तो मैं बात ही नहीं करना चाहता, जो तो अमेरिका है गया। अगर अटैक हुआ, अटैक में तो नुकसान होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अटैक करने के हमने टारगेट डिस्ट्रॉय किया। 1971 वॉर में मैंने पाकिस्तान में अटैक किया, मुझे पता है। अगर डिस्ट्रॉय टारगेट हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब उसमें बड़ी बात क्या है, क्वेश्चन सारा ये है कि हम इस हद तक पहुंचे क्यों हमें करना पड़ा, क्यों मैं उनके, चाहे हमने सक्सीड किया या नहीं किया, पर करना क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने ऐसी सिचुएशन पैदा कर दी थी कि उनके टेररिस्ट बेसिस पे अटैक करना है, और उनके आका जो हैं टेररिस्ट के, वो तो जनरल हेडक्वार्टर है। इनफैक्ट वो तो अनाउंस करना चाहिए था कि हम टेररिस्ट के आका के हेड पे अटैक कर रहे हैं और ये आर्मी बेस पे अटैक कर रहे हैं। वो भी किया उन्होंने। 9 बेसिस डिस्ट्रॉय किए, चाहे आप सरगोजा का ले लीजिए, चाहे किराना हिल्स का एरिया ले लीजिए, मुनीर खान की बात कर रहे हैं। अगर ये जो फैक्ट है कि उनके सीरियस डैमेज हुए, पर सीरियस डैमेज चाहे कितना भी करिए, मैं पायलट हूं, मुझे पता है 2-3 दिन में, 4-5 दिन में बात रिपेयर हो जाती है। वो जरूर उन्होंने रिपेयर करी, पर उन्होंने पूरे का पूरा स्टेप्स उठाए विच दे हैव टू टेक व्हेन यू आर अंडर अटैक एंड डिफेंस। चाहे उनके सायरन बजे, चाहे उनके लोगों को, प्रेसिडेंट को कहा गया बंकर में जाइए। ये एक्चुअली दुर्रानी साहब ठीक कर रहे हैं, ये तो एसओपी है, हम मानते हैं। पर क्वेश्चन है, अगर अटैक हुआ है तो हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है तो हुआ है, अगर नहीं हुआ तो दोबारा हो जाएगा जी। तो उसमें मेरे को डिबेट का नजर ही कोई नहीं आ रही बात कि किस मुद्दे पे हम डिस्कस कर रहे हैं। ये करा बिल्कुल। हाँ, अगर दुर्रानी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, प्रेसिडेंट को नहीं कहा गया कि आप बंकर में जाइए और हम कह रहे हैं जाइए, तो इस पे आ जाएगी। मेरे को नहीं लगता कि यह कोई इतना सीरियस मुद्दा है जो पाकिस्तान को सिर्फ डिनाई करना चाहिए। पाकिस्तान को एक्सेप्ट करना चाहिए। व्हेन यू आर अंडर अटैक यू विल टेक। 71 में जब पाकिस्तान का अटैक आता था, हम लोग भी जब बंकर में जाते थे, और जब हम अटैक करते थे तो वो भी बंकर में जाते थे, और तभी तो बात हुई है। हमने तो जब बांग्लादेश में बंकर देखे थे, वहां तो खैर वहां के बंकर की बात मत करिए, वहां तो सिपाहियों ने 5-5 औरतें बैठाई हुई थी, वो दूसरी बात है। पर क्वेश्चन ये है कि ये लड़ाई के तरीके हैं अपने, इसमें हमें किसी को कोई शक शुबा नहीं की बात करती। बात कहाँ है, मेरे को समझ नहीं आई। क्या टैक्टिक्स की बात हो रही है, क्या इम्प्रॉपर वेपन यूज की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है जी? ये तो देयर इज एक्चुअली नथिंग टू डिनाई। पाकिस्तान वाज अटैक्ड, 9 and 11 bases were destroyed, terrorist and military, और they have been repaired। एंड पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट है इस्लामिक देश का। पाकिस्तान की आर्मी विल कंटिन्यू टू अटैक, क्योंकि उनको टेररिस्ट का बेस बनाए रखना है, उनको भारत को हवा दिखाए रखना है, ताकि वो हुकूमत करेंगे। 85% ऑफ पाकिस्तान की तिजारत को कंट्रोल करके पाकिस्तान की आर्मी और उनकी एसोसिएशन इंक्लूडेड, उनका क्या होगा? बिल्कुल, वो सब हाथ से निकल जाएगी। बिल्कुल बख्शी साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये कई बड़े सवाल जो है वो इस वक्त खड़े करते नजर आता है, लेकिन इस बीच में संजीव जी का रुख करूंगा। संजीव जी, जिस तरीके से बख्शी साहब ने जिक्र किया, इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा मैं। अगर यूएई के राष्ट्रपति के हम दौरे को लेकर बात करें, उनका इस्लामाबाद न जाना कूटनीति के हिसाब से क्या संकेत ये देता है? एयरपोर्ट से ही लौट जाना, इस तरीके से कह सकते हैं कि वहीं पर मुलाकात करना और फिर वहीं से लौट जाना। देखिए, एक बात मैं पहले दुरानी साहब की मैं अभी बात सुन रहा था, और मुझे ये ठीक लगा जब उन्होंने ये कहा, और एक अच्छी बात है कि एक तरीके का एडमिशन है कि ये बनता है, भारत के द्वारा जो कार्रवाई की गई वो बनती है। और जाहिर है कि ये बनती है, क्योंकि भारत में जो पहलगाम का जो आतंकी हमला था, उसको ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। ये 26/11 वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है, बदला हुआ भारत है। आतंकवाद की घटनाओं को ये नया भारत बर्दाश्त नहीं करता है,
और हम जवाबी कार्रवाई करते ही करते हैं और ये कार्रवाई सुनिश्चित थी जब पहलगाम का जो आतंकी हमला किया गया, और वो जो कार्रवाई है हमने की और बड़ी ही सफलतापूर्वक की। आतंक के जो 9 ठिकाने थे उसको हमने मिट्टी में मिलाया, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी जी ने मधुबनी बिहार में कहा था कि आतंक के ये जो ठिकाने हैं उसको मिट्टी में मिलाएंगे जिन्होंने पहलगाम के आतंकी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन यहाँ पर जो बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि भारत की जो कार्रवाई बनती थी वो भारत ने करके दिखाई। पहले के समय में शायद ये स्थितियां नहीं थी। 26/11 का भी एक हमला हुआ था और उस समय का जो भारत था वो जाहिर है कि कार्रवाई उसने नहीं की थी। लेकिन आज की जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है वो ये है कि भारत आज आतंकवाद के संदर्भ में, आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व का एक लीडरशिप रखने वाला राष्ट्र है। ये जो नया भारत है अब आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करता है। आतंकवाद के प्रति आज के इस नए भारत की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। ये उसी तरीके की नीति है जैसे अमेरिका के अंदर कोई अगर हमला कर दे तो अमेरिका जीरो टॉलरेंस की नीति पर करता है। ये अलग बात है कि अमेरिका की बाहर की नीतियां कुछ अलग होती हैं। इजराइल के ऊपर अगर कोई हमला कर दे तो उसकी भी नीति जीरो टॉलरेंस की है, और उसी तरीके से इस नए भारत की जो नीति है वो आतंकवाद के संदर्भ में जीरो टॉलरेंस की है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि जो पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल मुनीर साहब हैं, जो कि जैसी रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रहे हैं और बुलेट प्रूफ शील्ड लगा करके अपनी तकरीरें दे रहे हैं, और जो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो सेना है वो अंडर इनॉर्मस प्रेशर में है। पाकिस्तान की सेना ऑन द पेपर अगर देखें अभिषेक जी तो इतनी ज्यादा पावरफुल कभी नहीं रही। नेशनल कमांड अथॉरिटी को अब पाकिस्तान के ये जो फील्ड मार्शल मुनीर है वही उसको हेड करते हैं, जो कभी पहले प्राइम मिनिस्टर किया करता था। अभी जो पाकिस्तान की जो वायुसेना और नौसेना के जो चीफ हैं वो मुनीर साहब के डिप्टीज नजर आते हैं। नेशनल जो आपकी जो CDF है उसके भी चीफ बन गए हैं। आजीवन इम्प्यूनिटी मिल गई है। एकमात्र संस्था जो ऐसे किसी बड़े संवैधानिक परिवर्तन को जो कि उन्होंने 27वें संविधान संशोधन के माध्यम से किया है उसको वो इंटरवीन कर सकती थी, सुप्रीम कोर्ट, उसको भी 2 भागों में विभाजित कर दिया गया है। और ऐसे में जाहिर है कि जो सबसे अधिक लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल में है, उनके बड़े सहयोगी लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 14 साल की जेल की सजा में भेज दिए गए हैं। तो ये जो पाकिस्तान के आंतरिक जो परिवर्तन हुए हैं ऑन द पेपर, निसंदेह पाकिस्तान की सेना सबसे अधिक शक्तिशाली है अपने पूरे इतिहास में। लेकिन यदि उसके बावजूद भी वो अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके घूम रहे हैं और बुलेट प्रूफ शीशे लगा करके तकरीरें दे रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि उन्होंने ये जो कृत्य किए हैं उसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर भी बहुत असंतोष है। उनकी नीतियों, उनकी पॉलिसीज की वजह से उन्होंने भारत के साथ तो शत्रुता मोल नहीं रखी है, अफगानिस्तान के साथ भी संबंध खराब कर रखे हैं। और ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो तो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को हिट करना चाहता है। पाकिस्तान में अभी आप देखिए तो जो है इस वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा जो सैनिकों की जो मृत्यु हुई है, सैनिकों ने पाकिस्तान की अपनी जानें गंवाई हैं। और ये जो TTP है, PLA है, BLF है, जो कि TTP के साथ उसका अब एक अलायंस हो गया है, एक कोलैबोरेशन दिखाई देता है, वो भी सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना को टारगेट करता है। पाकिस्तान के ऊपर अगर सबसे बड़ा, अगर मेरे असेसमेंट के मुताबिक जो सबसे बड़ा जो एग्जिस्टेंशियल जो थ्रेट जो अगर कोई पोज कर रहा है तो वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान नामक संगठन है, जिसको कि पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था। और ये जो पाकिस्तान की सेना का जो भस्मासुर है, आज वो पाकिस्तान की सेना को जलाने की पूरी कोशिश कर रहा है, हर तरह की साजिशें रच रहा है। और ये पाकिस्तान के जो बुलेट प्रूफ के फिल्म है, इसके पीछे बहुत हैं जैसा कि दुरानी साहब ने बताया। लेकिन जो सबसे थ्रेट है वो जाहिर है कि अफगानिस्तान के फ्रंट से और TTP के फ्रंट से आता है। बिल्कुल बिल्कुल, कई बातें जो इस वक्त उठती नजर आती हैं संजीव जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। फिलहाल इस चर्चा पर विराम लगाएंगे, आज समय थोड़ा कम था। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपने कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा करने के लिए। वक्त ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।